बहुत बहुत स्वागत CNI न्यूज़ चैनल पर आप आए वलीम खान साहब। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष लखीमपुर इकाई के श्री वलीम खान साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है वो लखीमपुर खीरी ज़िले में किस स्थिति में है और प्रदेश लेवल पर किस स्थिति में है। 2022 के चुनाव में ये अपने आप को कहाँ देखते हैं, इन सब बहुत सारे सवालों का जवाब जानेंगे वलीम खान साहब से। तो पहला सवाल वलीम खान साहब आपसे ये है कि आपकी आम आदमी पार्टी की ज़िला इकाई जो पार्टी है आपकी, वो 2022 के चुनाव में लखीमपुर में किस स्थिति में है, आप कहाँ देख रहे हैं 2022 के चुनाव में? देखिए, लखीमपुर खीरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो लखीमपुर खीरी में आम आदमी पार्टी, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से यहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ एक संगठन बड़ी मजबूत स्थिति में। और आप चूँकि लखीमपुर के वासी नहीं हैं, आप बाहर से आए हैं, और लखीमपुर के अगर लोकल पेपर्स को आप स्टडी करेंगे तो लखीमपुर में ऐसा कोई इशू नहीं है जिस पे आम आदमी पार्टी के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन ना किया हो। चाहे वो जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दे हों लखीमपुर की, चाहे प्रदेश की, चाहे देश की। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी का लखीमपुर में जो संगठन है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, एक मजबूत संगठन है। और रही बात प्रदेश की, आप कह रहे हैं कि मेरा संगठन लखीमपुर में बहुत मजबूत है। अभी 2017 के निकाय चुनाव में आपकी पार्टी की क्या स्थिति थी ज़िले में, ये लोकल पेपर से ही पता चलता है। ये मानते हैं कि आपका संगठन लोकल पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़िले में सक्रिय है, लेकिन आपकी जो पार्टी है उसका वोट परसेंटेज कहाँ है? देखिए, संगठन मजबूत होना एक अलग चीज़ है और वोट मिलना एक अलग चीज़ है। वोट हाथ में होता है पब्लिक के, मतदान करना पब्लिक का काम है और संगठन मजबूत करना पार्टी का काम है। तो हम लोगों ने संगठन को मजबूत कर लिया, बढ़िया हमारा संगठन है। और लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, वो एक अलग मामला है। हम लोग चुनाव लड़े, नगर पंचायत का चुनाव लड़े, उसमें कुछ सीटों पे हम लोगों ने बसपा को हराया, बहुत सी सीटों पे कांग्रेस को हराया। विजयी नहीं हुए वो एक अलग मामला है, लेकिन संगठन की स्थिति की बात करें तो आप लोग हराने के लिए आए हैं कि जीतने के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग क्या, अगर कोई भी पार्टी है वो जीतने के लिए आएगी, लेकिन आप संगठन की बात कर रहे हैं तो जनता के आशीर्वाद से हम लोगों का संगठन पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में है। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमने सपा को, बसपा को और कांग्रेस को कई सीटों पे हराया, तो उसका मतलब ये है कि इतनी पुरानी पार्टियाँ जिनके संगठन के बारे में अक्सर आप लोग भी अपने चैनलों पे चर्चा करते हैं, पब्लिक में भी चर्चा होती है कि फलां पार्टी का संगठन बहुत अच्छा और फलां पार्टी का अच्छा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी को भी बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इतने कम टाइम में आम आदमी पार्टी ने जो अचीवमेंट भारत की राजनीति में प्राप्त किया है, बिल्कुल बात सही है, वो जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से प्राप्त किया है। वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वलीम खान साहब, आप बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, जबकि लोकल पेपर और स्टेट पेपर और राष्ट्रीय पेपर के हिसाब से आप ज़िले में ज़रूर सक्रिय हैं, हर मुद्दे पे आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में आपकी पार्टी कहीं भी किसी ज़िले में ज़्यादा कुछ खास करती हुई नज़र नहीं आती, जबकि प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। आप किसी बड़े मुद्दे पे कहीं भी प्रदेश में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष नज़र नहीं आते हैं कहीं, कहाँ है संजय सिंह प्रभारी जी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष खूब नज़र आ रहे हैं और नज़र आने के लिए आपको आंखें खुली रखनी होंगी। और आप बात कर रहे हैं संजय सिंह जी की, तो संजय सिंह जी के बारे में अगर कोई रिपोर्टर ये मुझसे पूछे कि संजय सिंह नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये मेरा मतलब है यूपी में किसी भी मुद्दे पर संजय सिंह जी क्यों बोलते हुए या प्रदर्शन करते हुए बड़ा क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं? संजय सिंह ने यूपी में जितने प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए, उतना आम आदमी पार्टी किसी नेता ने नहीं किए। और आप थोड़ा सा आप बैक चले जाइए, 5-6 महीने का इतिहास देख लिए। संजय सिंह ने खूब प्रदर्शन किए हैं, धरने किए हैं और मीटिंगें की हैं, जनसभाएं करी हैं। लेकिन इधर जो कि 3-4 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, तो संजय सिंह क्या, लगभग सभी पार्टी के लोग बड़ी ही लिमिटेड पोजीशन में काम कर रहे थे, अपने घरों में बैठ के कर रहे थे, सोशल मीडिया पे कर रहे थे, बड़ी जनसभाएँ तो नहीं हो सकती थी। तो आने वाले 2022 के यूपी चुनाव में आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? किस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे देखिए, बीजेपी को हराने के लिए? अगर हम लोग चुनाव लड़े
तो जाहिर सी बात है कि जीतने के लिए लड़ेंगे। अगर हम लोग चुनाव लड़े तो जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा, और जनता किसको मुख्यमंत्री का ताज देती है वो जनता का काम है। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे देखिए, यूपी एक मुद्दों का महासागर है। जितने मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं, मुझको नहीं लगता है कि देश के किसी अन्य प्रदेश में होंगे। यहाँ आप देखिए कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि पूरे देश का बड़ा मुद्दा है, लेकिन यूपी की अगर हम लोग बात करें तो यूपी में मैंने पूरा सर्वे किया है कि यूपी में जनता जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, एक तो किसान लोग पेमेंट ना होने की वजह से, और जो लोग किसान नहीं हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा इशू है वो करप्शन का है। अगर करप्शन समाप्त हो जाता है और किसानों की समस्याओं, करप्शन खत्म समाप्त हो जाएगा तो किसानों की समस्याओं का ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी इसलिए मशहूर भी है करप्शन के खिलाफ लड़ने में। तो हम लोगों की प्राथमिकता यही रहेगी कि हम लोग जब लड़ें तो करप्शन मेन मुद्दा हो, बाकी गन्ना किसानों का या दूसरे किसानों का जिनका अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, या जिनका मिल्क गन शुगर फैक्ट्री जिनका पैसा दावे बैठी हैं, उनका पैसा निकल रहा है। आपने अभी अभी बात की प्रवासी श्रमिकों की। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पे या उनको मदद पहुंचाने के मुद्दे पे यूपी में कांग्रेस या सपा जिस तरीके से सक्रिय रही, आपकी आम आदमी पार्टी यूपी में प्रवासी श्रमिकों के लिए क्या काम कर रही थी और क्यों नहीं सक्रिय थी? सड़कों पे कहीं नज़र नहीं आई जिस तरीके से कांग्रेस के सिपाही या सपा के वॉलंटियर्स नज़र आ रहे थे। देखिए, आपको मैं बताऊं, पहली बात तो आपने दो पार्टियों का नाम लिया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी तो सड़कों से अब गायब हो चुकी है, उसके सारे नेता अब ट्वीट लीडर हो चुके हैं। उनका एक काम ये है कि वो ट्वीट पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ट्विटर पर, और सड़कों पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पे कांग्रेस ने ज़रूर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। मैं इस बात को मानता हूँ कि चाहे वो 1000 बसों वाला मामला हो या दूसरे और मामले हों, कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी कि इन प्रवासियों के मुद्दे पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। और आप तो वो भी नहीं सेक पा रहे। आप क्यों नहीं सेकना चाह रहे हैं? अगर ऐसा मुद्दा आपके सामने है और कांग्रेस राजनीति करे तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया, शायद आपने उसको कवर नहीं किया, आपके चैनल ने उसको कवर नहीं किया। आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने प्रवासी मजदूर जो लोग आए हैं वहाँ जगह जगह उनके रहने की, खाने की व्यवस्था करी, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, जिसको मीडिया ने कवर नहीं किया। अभी इससे पहले एक आपका सवाल ये था कि हम लोग पेपरों से गायब रहते हैं, हमारे जो काम है पेपरों में नहीं आते हैं और संगठन बड़ा कमज़ोर दिखाया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल वाले बंधु हैं, मैं आप लोगों का बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान है 2014 के बाद से आपके इसी सम्मान और प्रतिष्ठा में बड़ी तेज़ गिरावट आई। उसका कारण क्या है कि लगभग 80% जो मीडिया 80-85% जो मीडिया बंधु हैं हमारे, उनका मोदीकरण हो चुका है। और बहुत से लोग आपको जो गोदी मीडिया नाम दिए हैं और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिए हैं। आप लोग विपक्ष का सपोर्ट करना जानते ही नहीं हैं। आप लोग सिर्फ बीजेपी सरकार का अगर कोई काम फजूल का भी है उसको भी इतना हाईलाइट करते हैं। आप मीडिया की अपनी नाकामी का जो ठीकरा है वो मीडिया के सर क्यों फोड़ना चाहते हैं नेताजी? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष नहीं पेश कर पा रहे हैं? आप मीडिया को क्यों दोष दे रहे हैं? देखिए, आपका सवाल थोड़ा अपोजिट है। आपने ये कहा कि आप अपनी नाकामी का ठीकरा मीडिया के सर पे फोड़ रहे हैं। हम लोग तो अभी पावर में है ही नहीं दिल्ली के अलावा, तो हमारी उत्तर प्रदेश में क्या नाकामी? हाँ, बीजेपी की नाकामी आप लोग उसको कामयाबी बना के देश के सामने बेच रहे हैं। प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, पेश नहीं कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप ये बेबुनियाद सवाल जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर। देखिए, मैं सारी मीडिया वालों को मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि मेजॉरिटी, मीडिया की मेजॉरिटी का मोदीकरण हो चुका है। मैंने सारी मीडिया वालों का कभी नहीं कहा। इसी मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनको देश सुनना भी चाहता है और उनको पसंद भी करता है। लेकिन बहुत से हमारे मीडिया बंधु ऐसे हैं कि जिनका पूरी तरीके से भाजपाकरण हो चुका है। वो सिर्फ अगर बीजेपी का
फजूल का भी काम है कि दिन भर उसकी चर्चा करना, उसका प्रचार करना। आप डिबेट में देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं, वरना ये सारी यही बातें चलती रहेंगी और टाइम खत्म हो जाएगा। ये बताइए कि आप 2022 में यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 2015 के बाद से आप देश में सिकुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको तो बढ़ना चाहिए था, आप सिकुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खास करके दिल्ली विधानसभा में के अलावा आप न दिल्ली एमसीडी में हैं, ना ही दिल्ली नगर निगम में हैं। फिर और आप अन्य राज्यों में, आप अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, वहाँ भी एक भी सीट नहीं पाए। झारखंड में लड़े, वहाँ भी एक सीट नहीं पाए। फिर ऐसा क्यों है कि आप कहीं भी जीत नहीं पा रहे हैं 2015 के बाद से? देखिए, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मेरी उम्र करीब 10-12 साल की थी और मैं एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए किसी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। चूँकि एक मेरी खासियत भी है, मैं अगर किसी पार्टी में हूँ तो उसकी गलत नीतियों का या उसकी उसकी किसी गलत बात का समर्थन कभी नहीं करता हूँ। ये अगर आप मुझको इससे पहले नोटिस कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा। जी, करना भी नहीं चाहिए। तो मेरे बचपन में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, उसका असर भी मेरे ऊपर आज तक है और मैं देखता हूँ कि बड़ा प्रभावी एक बात लिखी थी। उसमें यह था कि किसी भी कार्य की असफलता का अर्थ यह है कि कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि दिल्ली के बाहर हम लोगों ने जितने भी चुनाव लड़े दिल्ली के बाहर, वो पूरे मन से नहीं लड़े। उसका असर यूपी में तो नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर पूरे मन से नहीं लड़ा जाएगा तो उसका असर यूपी में भी दिखाई देगा। देखिए, ऐसा आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि देश की जनता ने, जब नई नई हमारी पार्टी का जन्म हुआ, आंदोलन से हम लोग निकले, तो देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की राजनीति में नहीं, भारत की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्वीकार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी लहर के बावजूद हम लोग चुनाव लड़ते हैं और पंजाब से हम लोग 4 MP निकालते हैं। अब बहुत सी सीटों पे बहुत कम मार्जिन पे हम लोग चुनाव करते हैं। ये नई नई जन्मी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अब आ जाते हैं कि हम लोग दूसरे प्रदेशों का, उसका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या कारण रहा। और यूपी में अगर हम लोग पूरे मन से नहीं लड़े तो यूपी में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन मुझको पूरी उम्मीद है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो मध्य प्रदेश में उनका लड़ने का मन नहीं था, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता थे उनकी डिमांड थी कि चुनाव लड़ा जाए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कहना था भी और आंदोलन कर लिए जाएं प्रदेश की राजनीति में, उसके बाद चुनाव लड़ा जाए। लेकिन उनको दबना पड़ा कार्यकर्ताओं की मांग के आगे। मांग के आगे हम लोग मजबूर होकर चुनाव लड़े। उसका अच्छा परिणाम नहीं आया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुझको लगता है उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस बार नहीं, अगली बार हम लोग जिन जिन प्रदेशों में लड़ेंगे चुनाव, अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। लेकिन जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के बीच से सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है ज़्यादातर लोगों का कि अगर आम आदमी पार्टी यूपी में या किसी अन्य राज्य में जीतती है, सरकार बनाने लायक सीटें लाती है, तो सीएम कौन होगा, कौन सीएम होगा? आप लोग सीएम चेहरा कहीं पे घोषित नहीं करके चुनाव लड़ते हैं, क्या वजह है? केजरीवाल ही सर्वमान्य है। एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है मीडिया बंधुओं की कि किसी एक पार्टी को पूरी तरीके से टारगेट करते हैं आप। मैं अपने हिंदुस्तान में 50 ऐसी पार्टियों के नाम गिना दूँ, अपनी सत्ताधारी पार्टी के कई स्टेट के इलेक्शन बता दूँ जिन्होंने चुनाव लड़ा और अपने सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया किसी को। तो ये एक बहुत बेबुनियाद सवाल है और मेरा मानना है कि आपको अपनी डिक्शनरी से इस सवाल को निकाल भी देना चाहिए। लगभग सभी पार्टियों के पास एक मजबूत चेहरा है जो जनता को लग रहा है कि अगर चुनाव पार्टी जीती तो ये सीएम होंगे, लेकिन आपकी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, इसलिए सवाल जनता पूछती है आपसे। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि दिल्ली के बाहर हम लोग जहाँ जहाँ चुनाव लड़े वो कार्यकर्ताओं के उत्साह की वजह से लड़े, कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे। चूँकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे हम लोगों को झुकना पड़ा, हम लोग चुनाव लड़े। अब आप चेहरे की बात कर रहे हैं तो जितना बड़ा चेहरा हमारे पास है उतना बड़ा दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। चूँकि हमारे मीडिया बंधुओं ने, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी एक आदमी को इतना हाईलाइट कर दिया है और हमको बगैर हाईलाइट किए जनता ने। हाईलाइट आपके भी नेता को बहुत किया है मीडिया ने।
हमारा देश और दुनिया में पूरे जाने जाते हैं वो। नहीं, मीडिया ने नहीं, मीडिया आप ये गलत कह रहे हैं। हमारे हम अब फिर दूसरे विकल्प की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। आपसे राजनीति पर सवाल पूछने के लिए आए हैं, इसलिए टाइम भी कम है। ये हमारे जो नेता हैं उनको हाईलाइट जनता ने किया है, मीडिया को दूसरे लोगों ने हाईलाइट, मीडिया ने दूसरे लोगों को हाईलाइट किया। चलिए ये बताइए कि 2022 में आपकी स्थिति क्या रही, कितनी सीटें जीतेंगे आप यूपी में? देखिए, यूपी में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, कैसे चुनाव लड़ते हैं ये तो परिणाम आने के बाद ही सब पता चलेगा हम लोग कितनी सीटें सीटें बता दीजिए फिलहाल, जिले में और प्रदेश में। आपके अपने ज़िले में और पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी आम आदमी पार्टी? भाई मेरी तो मनोकामना है कि आम आदमी पार्टी पूरे 403 सीटें जीते, मेरी मनोकामना है। लेकिन ये जनता को तय करना है कि आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद देते हैं, या आम आदमी पार्टी को बाइकआउट करते हैं, या आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका देते हैं। अभी मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ये जनता पूरी तरीके से जनता पे निर्भर करता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं वलीम भाई। तो ये थे हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वलीम खान साहब लखीमपुर इकाई के, जिनसे बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों पे चर्चा हुई, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। तो हमारी कहना चाहता हूँ कि हमारी शुभकामनाएँ श्री वलीम खान साहब के साथ, कैमरामैन अजीम के साथ असद।